सिलेबस दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये देखिए सब्जेक्ट का नाम जो है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1। ठीक है, इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। ठीक है ना। इसमें जो आप लोगों को बुक रेफर करनी है वो ये है माइकल आर ब्लाहा एंड जेम्स आर रामबाग। ठीक है, तो ब्लाहा एंड रामबाग की बुक जो है बहुत ज़्यादा चलती है सब्जेक्ट के लिए। इसमें आप लोगों को ना फर्स्ट यूनिट मिल जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड यूनिट है वो अलग बुक से पढ़ना है और फिफ्थ यूनिट जो है वो अलग बुक से पढ़ना है। ठीक है, तो मेन जो 3 बुक आप लोगों को पढ़नी है वो है, एक तो ब्लाहा रामबाग की है, एक अली बरहमानी की है, और तीसरी जो है वो है डी बुच। ठीक है, ये 3 बुक है जो आपको रेफर करनी है। फिफ्थ यूनिट के लिए एक और बुक है, फॉरेन राइटर की कोई बुक है, वो आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, डिजाइन पैटर्न्स हमको वहां से पढ़ना है। क्लियर है? तो यूनिट वाइज अगर हम देखें तो पहला हमारा इंट्रोडक्टरी यूनिट है। ठीक है, सेकंड में हम लोग यूएमएल नोटेशन देखेंगे, यूज केस मॉडलिंग देखेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट भी जो है इसमें भी हम लोग जो यूएमएल नोटेशंस हैं उनके हम कुछ नोटेशंस देखेंगे इसमें भी हम लोग। और फिर फोर्थ यूनिट है, इसमें डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। फिफ्थ यूनिट जो है टोटली डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस है, ये आपको CSCT की वेबसाइट में मिल जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। So the intention of this subject is to learn how to apply object-oriented concepts to all the stages of the software development life cycle. ठीक है, मतलब जो SDLC पढ़ते थे हम, उसके जितने भी स्टेजेस हैं उसमें कैसे कैसे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हमें इंट्रोड्यूस करने हैं। हमें पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है उसमें हमें यही पढ़ना है। क्लियर है? अब SDLC आप लोगों ने पढ़ा है कभी इससे पहले? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम सुना है कभी आपने? यस सर, PPL में पढ़े थे ना। तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल हमें मेंटेन करना पड़ता है अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस लाइफ साइकिल में क्या होते हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस और रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग और प्लानिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो रहता है वो रहता है आपका एनालिसिस। थर्ड स्टेप जो रहता है वो रहता है आपका डिजाइन। फोर्थ स्टेप जो रहता है दैट इज कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फिफ्थ स्टेप जो रहता है दैट इज टेस्टिंग। सिक्स स्टेप जो रहता है वो रहता है, कोई स्टेप छूट तो नहीं रहा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉरी रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग। सेकेंड वन इज एनालिसिस फेज, थर्ड वन इज डिजाइन फेज, नेक्स्ट वन इज द कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज, फिफ्थ वन इज टेस्टिंग फेज, नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस फेज। ठीक है, जनरली इसको अब एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट, मेंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं ये कैसे कैसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
तो हम किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमें क्या करना है, एक LMS सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हमें किसी लाइब्रेरी के लिए बनाना है, ठीक है। तो लाइब्रेरी वाले को पहले क्या करना पड़ेगा कि एक सोचना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सिस्टम की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे कोई अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो वो सोच सकते हैं कि जो पेपर वर्क हो रहा है उस पेपर वर्क को हमें क्या करना है, ऑटोमेट करना है। कैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाई जाए जिसमें लोग इशू करा सकें बुक, लोग सर्च कर सकें बुक, लोग उसमें से बुक वापस कर सकें, ठीक है। तो कुछ उसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए। तो उसने क्या किया, ऐसा सिस्टम के लिए एक डिमांड की और किसी डेवलपमेंट कंपनी से उसने क्या किया, अप्रोच किया, ठीक है। अब डेवलपमेंट कंपनी का एक बंदा जाएगा और उस पर्टिकुलर यूजर से जाके, जो लाइब्रेरियंस हैं उनसे क्या करेंगे, पूछेंगे कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट्स जो आएंगी वो रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं कि रिक्वायरमेंट हमको हो सकता है कि जो भी न्यू बुक्स आ रही हैं, ठीक है, उसको हम कैसे ऐड करें, ठीक है। कोई बुक ऐड करने का है, कोई पर्टिकुलर यूज़र को हमें ऐड करना है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम उस बुक को इशू करा सकें, या किसी फैकल्टी को हम बुक क्या करें, हम उसको इशू कर सकें, ठीक है। अब ये हो गई रिक्वायरमेंट की, एक इशू बुक, एक रिटर्न बुक, एक फाइन कैलकुलेशन का हो सकता है, एक कंस्ट्रेंट दे सकते हो कि कितनी बुक्स उसको इशू करनी है, एक कंस्ट्रेंट ये दे सकते हो कि बुक अगर इशू है तो उसको इशू, उस पर्टिकुलर बुक को कितने दिन तक वो रख सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इन रिक्वायरमेंट्स में जो होती हैं वो जनरली दो टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, विच इज रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है, ठीक है। फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने पढ़ा, वो पढ़ा स्टेप क्या था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है। फिर आ जाता है एनालिसिस। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम जो लिख के लाते हैं उसके रिलेटेड हमें क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ठीक है। कि फिजिबिलिटी स्टडी मतलब कि वो फिजिबल है कि नहीं हमारे लिए बनाना, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमने पढ़ा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जो फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है। जैसे हमें लाइब्रेरी के लिए अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोला जाए तो लाइब्रेरी में बुक इशू करना, ठीक है, फाइन कैलकुलेशन करना, या बुक को रिटर्न करना, न्यू बुक्स ऐड करना, ये सब क्या आ गई, फंक्शनैलिटी आ गई, ठीक है। नॉन फंक्शनैलिटी मीन्स कि वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो जिसके लिए कोई इंटरनेट की जरूरत ना हो सकता है कि वेब बेस्ड सिस्टम हो जिसमें वो इंटरनेट में भी चल सके, ठीक है। अदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा यूजर्स हैंडल कर सके, ठीक है। मतलब साइमल्टेनियसली पैरेलल, अगर आप अलग अलग जगह स्टोर, अलग अलग उसको एम्प्लॉय किए हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि यहाँ से ये बुक इशू हो रही है, यहाँ भी बुक इशू हो रही है, तो दोनों जगह से वो एक साथ एक्सेस हो सके, ये भी एक क्या हो रही है, आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाती है। क्लियर है। तो फिर उसमें क्या आता है, एनालिसिस। एनालिसिस में उन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाता है कि वन बाय वन उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, ठीक है, उसमें कितने पर्सन्स लगने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या करते हैं, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें डिसीजन रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमें बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट टीम डिसाइड करती है कि हम इसको बनाएं या ना बनाएं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि यूज़र हमको बोले कि भैया मेरे को 2 महीने बाद सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर 2 महीने में बन के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में समझ में आ जाएगा कि वो 2 महीने में हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, हमारे पास उतना मैन पावर है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट छोड़ दिया जाता है। अदरवाइज अगर वो फिजिबल है तो ही क्या किया जाता है कि उसको आगे अप्रोच किया जाता है कि हाँ ठीक है हम इसको अब बनाएंगे, ठीक है। So end product of analysis phase is the SRS. SRS stands for Software Requirement Specification Document. तो एक SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है, एनालिसिस फेज का एक एंड प्रोडक्ट निकलता है SRS डॉक्यूमेंट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड यूजर ऑफ द एप्लीकेशन, कि कौन सा यूजर उसको यूज करने वाला है, जो लाइब्रेरियन है
वो उनको यूज़ करने वाले हैं, और एक डेवलपर टीम जो उसको बनाने वाली है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट रहता है कि आप हमको ये बना के देंगे, और डेवलपमेंट टीम भी बोलता है कि हम यही बना के देंगे जो आपने हमें कहा है, उसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करने वाले। ठीक है, फिर ये एसआरएस डॉक्यूमेंट दिया जाता है किसको? डिज़ाइनर को। ठीक है, अब डिज़ाइनर क्या करता है? इससे रिलेटेड अलग अलग डिज़ाइन तैयार करता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे रिलेटेड क्लास डिज़ाइन करता है कि कौन कौन सी क्लासेस मुझे यूज़ करनी है। जीयूआई डिज़ाइन करता है कि कौन कौन सी जीयूआई हमें उसमें लगेंगी, और डेटा डिज़ाइन तैयार करता है कि कौन कौन से डेटाबेस या कौन कौन से टेबल्स मुझे क्या करेंगे उसमें लगेंगी, कौन से टेबल में कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर करूँगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? आपका डिज़ाइन फेज में होगा। ठीक है, मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार की जाएगी कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह दिखेगा। फॉर एग्जांपल, एक फॉर्म है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं कि सेलेक्ट दी बुक और इंटर अ बुक टाइटल। ठीक है, इंटर अ बुक टाइटल, और टाइटल के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम दे दे रहे हैं उसको यूज़र के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स दे दे रहे हैं और एक सबमिट बटन दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो सबमिट बटन में प्रेस कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है और सबमिट बटन प्रेस कर रहा है, अगर वो बुक उसके अंदर है तो क्या हो रही है? सर्च होके उसका डिटेल हमें क्या करना है? डिस्प्ले करना है कि उसका ISBN ये है, उसका नेम ये है, उसका टाइटल ये है, उसका ऑथर्स ये है, उसका पब्लिशर ये है। ये पूरी हमें क्या करना है? डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये जो GUI है, ये GUI किस में होगा? डिज़ाइन फेस में, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर इस SRS डॉक्यूमेंट और इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को दिया जाता है किसको? कोडर को। ठीक है, तो कोडर क्या करता है? ये दोनों डॉक्यूमेंट को लेके अब वो क्या करता है? कोडिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, कोडिंग करता है कि मुझे एक एक जो मॉड्यूल दिया गया है उस मॉड्यूल को 1 बाय 1 क्या करूँगा? मैं कोड करते जाऊँगा। ठीक है, कोड करने के बाद क्या होगा कि जब पूरी कोडिंग हो जाएगी तो उस कोडिंग को, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेस्टर के पास भी क्या होगा? SRS डॉक्यूमेंट और ये जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो कोडर ने बना के दिया है, दोनों रहेगा। अब वो SRS डॉक्यूमेंट से देख के देखते जाएगा कि जो जो चीज़ें बोली गई थी वो सब चीज़ें उसमें बनाई गई है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक एक मॉड्यूल को रन करके देखेगा और चेक करेगा कि उसमें वो सारी चीज़ें की गई हैं कि नहीं की गई। तो इससे रिलेटेड जो टेस्टिंग होती है उसमें बेसिकली होती है एक सिस्टम टेस्टिंग, एक होती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, और एक होती है आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग में एक टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जो है वो कोडर करता है, वो कोडिंग फेस में होती है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट को आपने क्या किया है? जब बनाया, तो जब कोडर उस यूनिट को बनाएगा, एक पर्टिकुलर GUI कंपोनेंट को अगर बनाएगा, उसमें जो कोडिंग करेगा तो उसको एक बार तो रन करके देखेगा ही कि वो मेरा जो बनाया मैंने सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग एक बार वो रन करके देखेगा ही, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। वो करेगा कोडर, और उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करेगा टेस्टर। ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन मतलब जितने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस, स्मॉल यूनिट्स जो हैं उनको इंटीग्रेट करके सिस्टम एज ए होल काम कर रहा है कि नहीं। मतलब मैं इशू भी कर पा रहा हूँ, मैं रिटर्न भी कर पा रहा हूँ, मैं यूज़र ऐड भी कर पा रहा हूँ, बुक्स ऐड कर पा रहा हूँ, सब एक साथ हो पा रहा है कि नहीं। सब एक साथ हो पा रहा है तो उसको क्या करेगा? पास कर देगा कि हाँ वो चल रहा है। ठीक है, और आखिरी में परफॉर्म की जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस, अच्छा, टेस्टिंग में कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आई कि जो SRS डॉक्यूमेंट बोला गया है कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? टेस्टर वापस किसको देगा? कोडर को देगा कि तुम्हारा जो मॉड्यूल है वो सही नहीं बना है। तो कोडर क्या करेगा? उसको वापस सुधार के भेजेगा। ठीक है, तो ये जो है कि क्रिएटिव प्रोसेस चलता रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है दोनों के बीच में, कि ये टेस्ट करके देगा, डिफेक्ट निकाल के देगा कोडर को, कोडर उसको वापस कोड करके वापस देगा टेस्टर को। ठीक है, जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कराई जाती है यूज़र से। ठीक है, तो यूज़र को दिखाया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह काम करेगा। ठीक है, अब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। तो यूज़र क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, वो यूज़र के ऊपर रहता है। कि यूज़र बोलेगा कि मैंने आपको ये बोला ही नहीं था, मुझे तो कुछ और चाहिए था। ठीक है, तो हो जाती है आपकी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्लियर है?
उसके बाद सबसे आखिरी में आ जाता है मेंटेनेंस। तो टेस्टिंग के बाद क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को दिया जाता है यूज़र को, उसकी यहाँ लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करके उसको रन करके दिया जाता है कि अब आप यहाँ से आप रन कर पाएंगे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, फिर उसमें जब तक सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ हो रहा है तब तक उसमें क्या लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा। ठीक है, मेंटेनेंस क्या क्या हो सकते हैं, मेंटेनेंस आपके जो है वो डिफेक्टिव मेंटेनेंस हो सकते हैं, आपका एडॉप्टिव मेंटेनेंस होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है, तो डिफेक्टिव मेंटेनेंस और हुआ कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो वो डिफेक्ट को किसको रिपोर्ट करेगा, फिर से डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करेगा। तो कोडर क्या करेगा, उस डिफेक्ट को वापस सुधारेगा, सुधार के वापस क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा कि आपका सॉफ्टवेयर मैंने ठीक कर दिया है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही उसको पे कर चुके हैं कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बना के दीजिए। उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसी में कुछ डिफेक्ट निकल गया है तो उसके लिए उसको कोई चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक होता है एडॉप्टिव मेंटेनेंस। तो एडॉप्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एलएमएस सॉफ्टवेयर बना के दिया है पहले डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अब वो चाहता है कि उसको वेब बेस्ड चाहिए उसको, तो टेक्नोलॉजी टोटल एडवांस हो गई। ठीक है, वेब बेस्ड मतलब अब वो कहीं से भी एक्सेस कर सकता है उसको। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है तो आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी चेंज करेगी तो उसके लिए क्या करेगा, वो फिर से चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फिर से एडॉप्ट हो रहा है, मतलब नया टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या किया उसको बनाया जा रहा है। क्लियर है? तो ये एचडीएलसी के फेसेस समझ में आ रहे हैं सबको? आई वांट रिस्पॉन्स। यस सर। चलिए, तो सब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा टाइम कौन से फेस में लगने वाला है इसमें? सबसे ज्यादा टाइम कौन से फेस में लगता है किसी सॉफ्टवेयर में? तो टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेस। टेस्टिंग फेस में नहीं, और कोई? डिजाइन और मेंटेनेंस फेज। सर डिज़ाइन। डिजाइन एनालिसिस। और कोई? और कोई रिस्पॉन्स? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है 70% ऑफ टाइम जो रहता है वो रहता है आपका मेंटेनेंस फेज में। ठीक है, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर में क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया आपने, तो सॉफ्टवेयर के लिए बनाने में मान लो आपको 1 साल लग गया। ठीक है, बनाना मतलब आपने उसमें रिक्वायरमेंट गैदर किया, एनालिसिस किया, डिज़ाइन किया, कोड किया, टेस्ट किया और उसको फाइनली डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ करने में कितना साल लगा? मान लो 1 साल चला। 1 साल बाद यूज़र को क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर मिल गया है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को यूज़र जब तक उसको यूज़ करेगा, हो सकता है वो 1 साल चलाए, हो सकता है वो 2 साल चलाए, हो सकता है वो 10 साल चलाए, हो सकता है वो 25 साल चलाए। ठीक है, तो जब तक वो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तब तक उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो किसमें लगता है? मेंटेनेंस फेज में। क्लियर है? और सबसे कम टाइम किसमें लगता है? कोई बता सकता है? सबसे कम टाइम किसमें लगता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नो, सबसे कम टाइम जो लगता है वो, टेस्टिंग। सबसे कम टाइम जो लगता है वो लगता है कोडिंग फेज में। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोडर को करना क्या है? कोडर को सिर्फ और सिर्फ कोड करना है। उसके पास जीयूआई पहले से ब्लूप्रिंट तैयार है। ठीक है, उसके पास डेटा का डिजाइन तैयार है, कौन सा डेटाबेस मुझे एक्सेस करना है। उसको सिर्फ क्या करना है, जिस लैंग्वेज में उसको बोला गया है उसको सिर्फ उसको कोड करके दे देना है। तो सबसे कम टाइम लगता है कोडिंग फेज में। क्लियर है? सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेंटेनेंस फेज में, सबसे कम टाइम लगता है कोडिंग फेज में। क्लियर है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है, जो आप बोल रहे हैं ना कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कम लगता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें आपको एक एक रिक्वायरमेंट यूज़र से निकलवानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका यूज़र है वो सिस्टम, ऐसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ सिस्टम देखा हुआ है, उसको नॉलेज है कि कैसे वो सिस्टम्स वर्क करते हैं, तो वो आसानी से अपनी रिक्वायरमेंट आपको बता सकता है। कई बार ऐसे लेगेसी यूजर्स रहते हैं जिनको सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, उनको पेपर वर्क ही पता है कि हम पेपर वर्क में कैसे मेंटेन करते हैं, जिसको आपको ऑटोमेट कराना है। तो हो सकता है कई बार यूजर को रिक्वायरमेंट क्लियर ही नहीं है,
तो रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए आप क्या करें, उसको छोटे छोटे प्रोटोटाइप बना बना के उसको रिक्वायरमेंट समझा रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट आपका ऐसे हम मेंटेन करेंगे तो चलेगा क्या। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में भी टाइम लगता है। क्लियर है? सबसे कम टाइम जो लगता है वो लगता है कोडिंग फेज में। क्लियर है? चलिए आ जाते हैं वापस। तो हमारे सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे थे कि इंटेंशन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज टू लर्न हाउ टू अप्लाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स टू ऑल द स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब अब जो हमने पढ़ा कि एनालिसिस, डिजाइन, कोड, टेस्ट एंड मेंटेन, ये जो हमने फेसेस पढ़े, इन फेसेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे कैसे कैसे हम लगा सकते हैं। So object-oriented modeling and design is a way of thinking about problems using models organized around real-world concepts. तो जैसे real-world concepts हम या real-world objects हम देखते हैं, उन real-world objects की तरह ही think करके हमें क्या करना है, ऐसे objects डिजाइन करने हैं, ऐसे models डिजाइन करने हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में काम आएंगे। क्लियर है? मतलब हमें क्या करना है, जो भी क्लासेस और जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं या जो भी क्लास डिजाइन करना है, क्लास मॉडल बनाना है, ऑब्जेक्ट मॉडल बनाना है, तो वो हमें क्या करना है, यही सोच के बनाना है कि उसमें कौन कौन सी क्लासेस कैसे कैसे हमें लगानी है। सो द फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में सबसे मेन जो मेन एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही डिसाइड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे वहाँ पे लगेगा, विच कंबाइंस बोथ डेटा स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट की बात आती है तो इन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन डेटा एंड एसोसिएटेड मेथड्स। ठीक है, तो जो डेटा हो जाता है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर, कि कौन कौन से डेटा को हैंडल कर पा रहा है, और बिहेवियर मतलब कौन कौन से मेथड्स में उसमें लगा सकता हूँ। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज कर सकता है। So what is object orientation? Object orientation means that we organize software as a collection of discrete objects that incorporate both data structure and behavior. ठीक है, so object oriented means we organize software as a collection of discrete objects. तो हमें क्या करना है, ऐसे objects को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है जो मेरे सॉफ्टवेयर में काम आएंगे। ठीक है, so there are 4 aspects or characteristics required by object oriented approach. First one is identity, second one is classification, third one is inheritance and fourth one is polymorphism. ठीक है, one by one देखते हैं। First characteristics is identity. So identity means that data is quantized into discrete distinguishable entities called object. ठीक है, so every data is quantized into discrete and distinguishable entities. ठीक है, मतलब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं जो डिस्क्रीट रहें और डिस्टिंग्विशेबल रहें अदर ऑब्जेक्ट्स से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए पर्सनल कंप्यूटर, बाईसाइकिल, क्वीन इन चेस एटसेट्रा। ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट हो गया, बाईसाइकिल अलग ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दोनों पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट हैं दोनों डिस्टिंग्विशेबल है, टोटली अलग हैं। ठीक है, दोनों का बिहेवियर टोटल अलग है, बाईसाइकिल का जो बिहेवियर है वो अलग है, पर्सनल कंप्यूटर का बिहेवियर वो टोटल अलग है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम करें तो हम सपोज कोई क्लास क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की, सो यू ऑल आर दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट। क्लियर है? तो आप सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप सब ऑब्जेक्ट्स को भी मुझे आइडेंटिफाई करना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्टिंग्विशेबल एंटिटीज तैयार करनी है उन ऑब्जेक्ट्स में। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करेंगे उसका नेम से हम डिस्टिंग्विश करें, या तो हम उसके आईडी से डिस्टिंग्विश करें। क्लियर है? सो ऑब्जेक्ट्स कैन बी कॉन्क्रीट such as file in a file system or conceptual such as scheduling policy in a multiprocessing operating system. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, कॉन्क्रीट भी हो सकता है एंड कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स फिजिकल भी हो सकता है कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर एक लॉजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
ठीक है। फिजिकल मीन्स जैसे फाइल है तो एक फिजिकल एंटिटी हो गई कि वो वहाँ पे रिसाइड कर रही है, ठीक है। जैसे आप लोग जो है वो एक फिजिकल एंटिटी हैं, आप सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट क्लास के, वो सब भी क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्ट भी हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने शेड्यूलिंग पॉलिसी ली हुई है, शेड्यूलिंग पॉलिसी भी अलग अलग हो सकती है, FCFS हो सकती है, SJF हो सकती है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगी, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। सो ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन इनहेरेंट आइडेंटिटी, तो हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होगी। दैट इज टू ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट इवन इफ ऑल द एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, ठीक है, तो स्टूडेंट जहां ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे रिलेटेड दो चीजें आ जाती है, एक तो डेटा मेंबर और एक तो एसोसिएटेड मेथड्स, ठीक है। तो डेटा मेंबर और डेटा स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं जिसको। तो डेटा मेथड्स, डेटा मेंबर्स मतलब कि उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उनका रोल नंबर होगा, नेम होगा, ब्रांच होगा, सेमेस्टर होगा। अब आप सब स्टूडेंट्स के ब्रांच सेम हो सकती है, सब स्टूडेंट के सेमेस्टर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं नेम की बात करूँ तो नेम सबका सेम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 2 या 3 स्टूडेंट के नेम भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे आइडेंटिफाई करना है तो कम से कम एक ऐसा यूनिक हैंडल रखना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर रखना ही होगा जिससे मैं उसको कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकूं कि मेरा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट आईडी रखी हुई है जो आप लोगों का रोल नंबर है, ठीक है। तो वो जो है सबका डिस्टिंक्ट एंटिटी है, सबकी अलग एंटिटी है, ठीक है। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस बाय अ यूनिक हैंडल। एक यूनिक आइडेंटिफायर हम देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ये है, इसका ये टास्क है, ठीक है। तो टास्क हम डिफाइन करते हैं बिहेवियर से, मेथड से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स विद द सेम डेटा स्ट्रक्चर और एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर, दैट इज ऑपरेशंस, आर ग्रुप्ड इनटू अ क्लास, ठीक है। जैसे आप सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्टूडेंट क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो सेम एट्रीब्यूट और सेम बिहेवियर को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्लब कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे दिया हुआ है पैराग्राफ, मॉनिटर, चेस पीस, ये सब क्या होंगे, ये क्लास हो गई। चेस पीस को अगर बोल रहा हूँ तो एक क्लास हो गई, उसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, उसके अंदर प्यादे आ सकते हैं, क्वीन आ सकती हैं, ठीक है, किंग आ सकता है, एलिफेंट आ सकता है। ये सब क्या हो गए, उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए, डिस्टिंग्विश्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए। सो ईच ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। तो एक एक ऑब्जेक्ट जो रहता है वो क्लास का एक क्या होगा, इंस्टेंस होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं क्लास पॉलीगन, ठीक है। इस पॉलीगन क्लास के हम कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्टाइसेस और नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बॉर्डर क्लास, नेक्स्ट वन इज फिल कलर, ठीक है। तो क्या इसमें फिल किया गया है, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हम मेंटेन कर सकते हैं। एंड ऑपरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं ड्रॉ, इरेज एंड मूव, ठीक है। अब इस पॉलीगन क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक ट्रायंगल हो सकता है, एक आपका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द 3 डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीगन क्लास। So these objects are abstract into these attributes and its operations, ठीक है। हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने का अलग मेथड हो सकता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट को मूव करने का मेथड अलग हो सकता है, हर ऑब्जेक्ट के वर्टाइसेस अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स और इनको हम मेंटेन कर रहे हैं क्लास में, कि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पॉलीगन क्लास। सिमिलरली ये 2 बाइसाइकिल्स हैं तो इसकी एक बाइसाइकिल क्लास बना दी गई। अब इसके एट्रीब्यूट्स हम मेंटेन कर सकते हैं कि फ्रेम साइज दोनों का हो सकता है, फ्रेम साइज अलग हो, व्हील साइज अलग हो, नंबर ऑफ गियर्स अलग हो, मटेरियल अलग अलग यूज किया गया हो। ऑपरेशंस शिफ्ट, मूव एंड रिपेयर, ये कुछ उनके क्या है ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं हम कि कैसे उसको शिफ्ट किया जाए, कैसे उसको मूव किया जाए, कैसे उनको रिपेयर किया जाए। अलग अलग हम ऑब्जेक्ट के अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द इनहेरिटेंस।
So it is the sharing of attributes and operations, or you can say the features among classes based on a hierarchical relationship. ठीक है, तो जहां इनहेरिटेंस की बात आती है तो हम लोग दो क्लासेस के बारे में बात करते हैं, एक होती है सुपर क्लास, एक होती है सब क्लास. सो these are the सब क्लासेस एंड दिस इज द सुपर क्लास. ठीक है, तो जहां भी इनहेरिटेंस की बात आती है एक चीज और आ जाता है, वो आ जाता है रीयूजेबिलिटी. है ना, हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में मेंटेन कर लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम जब सेकंड मॉड्यूल बना रहे हैं या थर्ड मॉड्यूल बना रहे हैं, अगर हमें सेम चीजें मिल रही हैं, सेम क्लासेस टाइप की चीज मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उन क्लासेस को यूज कर लेते हैं. ठीक है, या फिर हमें ऐसी भी चीज मिल सकती है कि उन क्लासेस के अलावा उसमें कुछ नया फीचर चाहिए, तो हम फिर से कोड करने नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फीचर जो एग्जिस्टिंग है उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनहेरिट कर लेते हैं और उसमें जो एडेड फंक्शनैलिटी है उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं उसमें. क्लियर है? सो इट इज द शेयरिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस अमंग क्लासेस बेस्ड ऑन हायरार्किकल रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, ये विंडो इज एन स्क्रॉलिंग विंडो, फिक्स विंडो. तो विंडो जो है वो स्क्रॉलिंग विंडो भी विंडो है, फिक्स विंडो भी विंडो है. अब इसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट इसमें भी आएंगे. ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इसमें भी आएंगे. अब हो सकता है कि उन ऑपरेशन को आप जैसे विंडो का ऑपरेशन था वैसे उन ऑपरेशन को वहां पे उसी तरह उनको यूज करें, तो एज इट इज आप क्या करेंगे, उनको इनहेरिट कर देंगे. अगर आपको ऑपरेशन चेंज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें चेंज करना है कि विंडो को हमें स्लाइड करना है, जबकि यहाँ पर ये फिक्स्ड है. ठीक है, तो दो अलग अलग ऑपरेशन है कि इसकी जो विंडो साइज है या विंडोज है वो फिक्स रहेगी. ठीक है, जबकि ये जो है वो विंडो जो है वो स्क्रॉल करेगा. तो ऑपरेशन दोनों का जो है वो मूव करने का जो ऑपरेशन है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम नहीं रह सकता, अलग अलग ही रहेगा. तो हम क्या करेंगे उस केस में, यहाँ पे जो मूव करके जो हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है या एक मेथड डिफाइन किया है, इसको यहाँ पर भी ओवरराइड करेंगे और यहाँ पर भी ओवरराइड करेंगे. और ओवरराइड करके हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग हम डिफाइन करेंगे मूव, इसके लिए हम अलग डिफाइन करेंगे मूव कि इसको कैसे डिफाइन करना है, इसको कैसे डिफाइन करना है, विच इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग. क्लियर है? तो मेथड ओवरराइडिंग करके हम क्या कर रहे हैं, उस ऑपरेशन को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. अदरवाइज इसके अलावा जितने भी मेरे ऑपरेशंस हैं जो यहाँ पे इनहेरिट हो रहे हैं वो यहाँ पर भी सेम वर्क करेंगे, यहाँ पे भी सेम वर्क करेंगे. अगर हम उनको डिफरेंट करना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा. क्लियर है? So in inheritance, a superclass has general information that subclasses refine and elaborate. ठीक है, तो जो जनरल इंफॉर्मेशन है उनको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके हम उनको रिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज उसको डायरेक्टली हम यूज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट टर्म इज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म में हम पढ़ते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टू कीवर्ड्स. फर्स्ट वन इज पॉली, सेकेंड वन इज मॉर्फिज्म. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स. One name, many forms. Clear? So polymorphism means that the same operation may behave differently for different classes. ठीक है, मतलब हमें जो मेथड का नाम है वो सेम रखना है, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो अलग अलग होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या किया, इस मूव को यहाँ पे भी ओवरराइड किया, यहाँ पे भी ओवरराइड किया, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो अलग है, इसका जो बिहेवियर है वो अलग है. ठीक है, तो ये वही है, इट मे बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट क्लासेस. फॉर एग्जांपल, मूव ऑपरेशन बिहेव डिफरेंटली फॉर ए पॉम देन फॉर ए क्वीन इन ए चेस गेम. तो जैसे एक चेस गेम रहता है, ठीक है, तो चेस गेम में डिफरेंट डिफरेंट चेस पीसेस हैं. तो एक आपकी रहती है रानी. ठीक है, रानी का जो मूव डिफाइन करते हैं वो अलग डिफाइन करते हैं, वो आपका डायगोनली भी जा सकती है, वो आपका सीधी भी जा सकती है, इधर भी और डायगोनली. ठीक है, तो इसका जो मूव है वो कितने भी कदम आगे बढ़ सकती है, जबकि पाम मतलब ये क्या है, एक प्यादा है. प्यादा क्या करता है, एक ही कदम आगे बढ़ता है, वो सीधा ही जाता है.
टेढ़ा तभी जाता है जब उसको सामने एक कोई चेस पीस मिलता है जिसको वो हटा के वो टेढ़ा जाता है, अदरवाइज वो सीधा ही जाता है। तो इसका मुंह अलग है, मतलब इस पर्टिकुलर चेस पीस का मुंह अलग डिफाइन कर सकते हैं, क्वीन का मुंह अलग डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। So an operation is an procedure or transformation that an object perform or is subject to. और इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड्स। तो क्लास में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक होती है डेटा मेंबर्स, एक होती है मेथड्स। तो डेटा मेंबर्स मतलब जो उसमें हम डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो आएंगे हमारे डेटा मेथड्स, डेटा मेंबर्स, और जो मेथड्स होंगे वो डिफाइन करेंगे बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करता है उस पर्टिकुलर क्लास में। क्लियर है? Now next one is the object oriented development. So development refers to the software life cycle, analysis, design and implementation. तो जैसे हमने अभी HDLC में पढ़ा, HDLC हमने एनालिसिस, डिजाइन, कोड टेस्ट पढ़ा था, वही यहाँ पर भी है। So the essence of object oriented development is the identification and organization of application concepts rather than their final representation in a programming language. ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स को। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे, क्लास मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल, यूज केस मॉडल, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, रादर देन फाइनल रिप्रेजेंटेशन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो रहता है हमारा कोडिंग फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि हाउ टू मॉडल योर क्लास, हाउ टू मॉडल योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं जाना है। सो इट इज एन कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी C++ भी हो सकती है, या आपकी जावा भी हो सकती है, ठीक है, और भी प्रोग्रामिंग हो सकती है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आपके रहते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस पढ़ना है कि क्या क्लासेस मेंटेन करनी है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मेंटेन करने हैं, ऑब्जेक्ट्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे वो चेंजेस होंगे, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, हमें बस वही मॉडल करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें लेना देना नहीं है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट इज फंडामेंटली a way of thinking and not a programming technique. तो वे ऑफ थिंकिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसा हम सोच पा रहे हैं उस हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लास मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल बनाएंगे, और उसी तरह हम क्या करेंगे, उनको आगे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एन वे ऑफ थिंकिंग, नॉट ए प्रोग्रामिंग टेक्निक। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। So in methodology, we present a process for object-oriented development and a graphical notation for representing object-oriented concepts. ठीक है, so the process consists of building a model of an application, तो model of the application define करना है, and then adding details to its during design. तो जो भी application का जो भी modeling होगी उनको हम बोलेंगे object-oriented modeling. So this methodology has following stages. First one is system conception. That is, software development begins with the business analysis or user conceiving an application and formulating tentative requirements. तो जैसे SDLC हमने पढ़ा, requirement analysis, ये वही है। Second जो हमने पढ़ा था analysis, यहाँ भी वही है। The analyst scrutinizes and rigorously restates the requirements from the system conception by constructing models. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल डिफाइन करना है। ठीक है, मॉडल मीन्स क्लास मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और इंटरेक्शन मॉडलिंग जो भी हमें डिफाइन करनी है। सो दिस एनालिसिस मॉडल इज ए कंसाइज और प्रिसाइज एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट द डिजायर्ड सिस्टम मस्ट डू एंड नॉट हाउ इट विल बी डन। तो हमें क्या करना है, ये मॉडलिंग करके हमें डिफाइन करना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या परफॉर्म होना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, वो टोटली इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक रहता है। जिस पर्टिकुलर सिस्टम में आप मेंटेन करेंगे उस हिसाब से वो क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशन डिफर हो सकता है। तो कैसे हमें करना है वो टोटली इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक हो जाता है।
So the analysis model has two parts. First one is domain model. That is a description of real world objects reflected within the system. तो जो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं पहले तो हमें क्या करना है, इनको मॉडल करना है. सेकेंड वन इज एप्लीकेशन मॉडल, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन सिस्टम इटसेल्फ दैट आर विजिबल टू द यूजर. मतलब जो भी आपके जो GUI सिस्टम्स हैं उनको मॉडलिंग करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्टॉक बुकर एप्लीकेशन, डोमेन ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड स्टॉक, बॉन्ड, ट्रेड एंड कमीशन. ठीक है. तो क्या क्या स्टॉक्स हैं, क्या क्या बॉन्ड उसमें मेंटेन करेंगे हम, कैसे कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्या क्या उसके कमीशन रेट्स होंगे, ये उनके क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. एंड एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स माइट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स एंड प्रेजेंट द रिजल्ट्स. ठीक है. तो ट्रेडिंग कैसे करनी है ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, या प्रेजेंट कैसे करना है वो भी आपका हो जाएगा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आ जाते हैं सिस्टम डिजाइन. तो सिस्टम डिजाइन, द डेवलपमेंट टीम डिवाइस ए हाई लेवल स्ट्रेटेजी दैट इज द सिस्टम आर्किटेक्चर. ठीक है. तो डेवलपमेंट टीम सबसे पहले क्या बनाएगी, सिस्टम आर्किटेक्चर बनाएगी और सॉल्विंग द एप्लीकेशन प्रॉब्लम. And the software system designer should decide what performance characteristics to optimize. ठीक है. तो performance characteristics मतलब these are your non-functional requirements related to your SDLC. ठीक है. परफॉर्मेंस मुझे इंक्रीज करना है, मतलब मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम कितने नंबर ऑफ यूजर्स, एक्टिव यूजर्स एक साथ हैंडल कर सकता है, ये मेरा एक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. ठीक है. So choose an strategy of attacking the problem and make tentative resource allocations. ठीक है. तो tentative resource allocations मतलब कितने यूजर्स को मुझे बनाने देना है. ठीक है. कितने पर्टिकुलर मुझे नोड लगेंगे अगर मैं पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ. ठीक है. तो ये पर्टिकुलर चीज़ें जो होंगी आपके सिस्टम डिज़ाइन में आपके मेंटेन होंगी. कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी, कितने क्लासेस लगेंगी, कितने क्या इंटरेक्शन रहेगा, ये हमें मेंटेन करना है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, सिस्टम डिजाइन के अंदर. नेक्स्ट वन इज द क्लास डिजाइन. सो द क्लास डिजाइनर एड्स डिटेल्स टू द एनालिसिस मॉडल इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटजी. हिज फोकस इज द डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स नीडेड टू इम्प्लीमेंट ईच क्लास. ठीक है. तो क्लास डिजाइन में हम क्या करते हैं, पहले तो क्लास डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस लगेंगी और उनके अंदर क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर और क्या क्या एल्गोरिथम मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, वो हमें क्या करना पड़ेगा उसमें क्लास डिजाइन में मेंटेन करना पड़ेगा. एंड लास्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन. सो इम्प्लीमेंटर्स ट्रांसलेट द क्लासेस एंड रिलेशनशिप्स डेवलप्ड ड्यूरिंग क्लास डिजाइन इनटू अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मतलब अब जो भी क्लास डिजाइन मिला है उसको क्या करना है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है. डेटाबेस और हार्डवेयर, मतलब क्या क्या डेटाबेस लगना है और क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट लगने हैं वो भी उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. सो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस मतलब कि हमें पहले क्या, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या सोचना पड़ता है, हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स लगेंगे. फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसकी हमने क्या करते हैं, क्लास डिजाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस पर्टिकुलर क्लास में आएंगे. ठीक है. फिर उन पर्टिकुलर क्लास को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ठीक है. तो जो जो क्लास जिस जिस पर्पस के लिए लग रही है, या उस पर्टिकुलर क्लास में जो जो ऑब्जेक्ट्स लग, जो जो डेटा मेंबर्स लग रहे हैं, जो जो उसके ऑपरेशन या मेथड्स लग रहे हैं, सबको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ऑपरेशन या पर्टिकुलर मेथड क्या करता है, ये पर्टिकुलर मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मेथड से हम क्या कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंप्लीट कोडिंग करनी पड़ती है किसी न किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. क्लियर है. तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. एनी डाउट? एनी डाउट?